हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 अब हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसका हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें हम इस पार्ट में, इस चैप्टर में पूरे देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर के 3 से 4 पार्ट हो गए, है ना, 4 पार्ट तो होने वाले हैं। तो इन 4 पार्टों में इस पूरे चैप्टर में हमें इतने पॉइंट्स पढ़ने कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या हुए 1990s में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे जो 2015-20 की है, चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे आने वाली एफटीपी में, जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है और रिसेंट ट्रेंड क्या है इसके रिगार्डिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है और इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ डायमेंशन। तो ये सारे पॉइंट हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। फिलहाल अभी इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, एफटीपी, है ना। जब भी हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी तो शॉर्ट में हम एफटीपी बोलेंगे, ठीक है। तो एफटीपी बोलेंगे तो प्लीज आप लोग समझ जाइए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो क्या होती है और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुए 1990s में और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बैंक बुक की डेफिनेशन समझने से पहले एफटीपी क्या होता है वो समझते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन मतलब क्या, फॉरेन मतलब कोई दूसरा देश, है ना। इंडिया छोड़ के मान लीजिए यूएस है, जापान है, चाइना है, बांग्लादेश है, कोई भी देश हो इंडिया छोड़ के जिसके साथ, ये होता है फॉरेन, सिंपल से मतलब। ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब होता है कि व्यापार, आप लोग चीजें बना के दूसरे देशों को बेचते हैं। अगर आपके देश में कोई चीज की कमी है तो दूसरे देश से वो मंगवाते हैं, है ना, आप खरीदते हैं। तो ये खरीदारी बेचदारी जो होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। इंपोर्ट मतलब हम चीजें अपने देश में मंगाते हैं और एक्सपोर्ट मतलब हम चीजें अपने देश में बना के दूसरे देशों को बेचते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं ट्रेड और उसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। तो ये फॉरेन ट्रेड किससे कैसे होगा, किस हिसाब से होगा, तो ये क्या करते हैं ना, फॉरेन ट्रेड कौन बनाता है, हमारी सरकार बनाती है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाती है कि आगे आने वाले 5 सालों में हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है, कि क्या क्या एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। ये तय करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सरकार द्वारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, ठीक है। जैसे ये पॉलिसी जो है ना वो हर 5 साल बाद बाद क्या होती है ना, चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। सिंपल से एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी होती है ना। एजुकेशन पॉलिसी हो या हमारी हेल्थ पॉलिसी हो, तो एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि आने वाले 5 सालों में 10 सालों में हम क्या करेंगे। जितनी भी मान लीजिए लेडीज है, जितनी भी लड़कियां हैं उनको मुफ्त शिक्षा देंगे, या जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको जो किताबें हैं वो मुफ्त से बांटेंगे, जो स्कूल के कपड़े हैं वो मुफ्त से बांटेंगे, या हम लोग 10,000 जो स्कूल है नए नए स्कूल खोलेंगे इस उस एरिया में जहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। फिर हेल्थ पॉलिसी में क्या करते हैं, हेल्थ पॉलिसी में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि हॉस्पिटल्स की कमी है तो हम 20,000 हॉस्पिटल्स खोलेंगे, या हम हॉस्पिटल में अगर इक्विपमेंट की कमी है, मशीनरी की कमी है तो वो देंगे, या कुछ सिलेक्टेड डिसीजेस है उनके लिए हम इलाज मुफ्त में देंगे, जो गरीब लोग हैं उनको इलाज मुफ्त में देंगे, जो बच्चे हैं गरीब लोगों के उनको वैक्सीनेशन मुफ्त में देंगे। ये सारी ये क्या है कि हमें करना क्या है ना, हमें आने वाले 5-10 सालों में क्या करना है जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर फील्ड है वो अच्छी बने, उसका आउटकम जो है वो अच्छा दिखे, ठीक है। ये हम करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। अब बोल रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसी दैट गवर्न्स एंड इकोनॉमिक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी। वही होगा कि जो एक्सपोर्ट हम लोग कराते हैं और जो इंपोर्ट हम लोग कराते हैं उसको गवर्न करना, कितना करना, कैसे करना, कहाँ करना, ये सारा डिसाइड होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोसेस। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे इंडियन इकोनॉमी के। अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है, मैंने बताया कि हम लोग व्यापार जो करते हैं एक दूसरे के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके लिए रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस इस पॉलिसी के तहत बनाए जाते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कराते हैं जो लॉन्ग टर्म में नेचर में लॉन्ग टर्म होती है, और ये ट्रेड जो है वो नेचर में शॉर्ट टर्म होता है। तो फॉरेन ट्रेड में हम लोग जो एफडीआई कराते हैं, या जो सब्सिडीज यहाँ पे दूसरे कंपनी, दूसरी देश की कंपनीज यहाँ पे आके अपनी ब्रांचेस खोलती है, वो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। फिर अ वेल प्लान फॉरेन पॉलिसी एड्स टू द लोकल इकोनॉमिक्स आउटपुट एंड नेशंस प्रॉस्पेरिटी।
अब जाहिर सी बात है कि अब अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी रहेगी, अगर आपको अच्छा रिजल्ट उससे मिलेगा तो आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, दूसरे देश की कंपनीज यहाँ पे लगेंगी तो लोगों को नौकरियां मिलेगी, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और अपने आप देश जो है वो अपने यहाँ पे अमीर होने वाला है। फिर एफटीपी कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाई दिए हमें 1990s में। Prior to 1991, the Indian economy was protected by high tariffs and the taxes. हमने काफी बार देखा है कि 1991 से पहले हमारे देश जो है वो एकदम क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी था। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी था तो वो गुजारा कैसे करेगा, तो सरकार क्या करती थी, हाई टैरिफ्स लगाती थी, जितने भी बिजनेसेस थे, जितने भी टैक्स, वहां पे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लोगों पे लगाती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट परमिटेड इन इंडिया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में अलाउड नहीं था। इन एडिशन टू सिग्निफिकेंट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत थे कि आप लोग इतना ही प्रोड्यूस करोगे, अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो इतना ही लोगे, इतना ही बेचोगे, है ना, मतलब जितना थोड़ा बहुत है ना अपने घर में उतना ही आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा खाओगे, तो आप लोग अच्छे कैसे बनोगे, है ना, आपकी हेल्थ अच्छी कैसी रहेगी। तो वैसा ही हुआ कि जितना आपके पास है उतना ही आप लोगों को यहाँ पे यूज करना है और उसे आपको अपना गुजारा करना है। फिर बोल रहे हैं कि फॉलोइंग 1991 द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अ लिबरलाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रेटेजी। फिर हमने जब एलपीजी पॉलिसी अपनाई, हमें जब महसूस हुआ कि हमें मेजर्स लेने की जरूरत है, तब हमारी सरकार ने क्या किया कि इंटरनेशनल ट्रेड को अपना के वहां पे उसे लिबरलाइज कर दिया। इंटरनेशनल ट्रेड को, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उसे आज़ादी दे दी कि अब आप लोग कंपनी जो है उनको आज़ादी दे दी कि आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो, रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, बिजनेस अपना बढ़ा सकते हो दूसरे देशों के साथ। Some liberalization measures were taken by Government of India in response to the need of the Indian economy to make the domestic market more competitive in international markets, while others were implemented under the pressure of international agencies as part of the स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो बोल रहे हैं कि कुछ मेजर्स जो थे वो सरकार को लेने पड़ते थे, जो जरूरी थे, जैसे कि लिबरलाइजेशन किया सरकार ने, है ना, प्राइवेटाइजेशन किया, ये सारे जरूरी चेंजेस थे। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे थे ना कि जो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके कहने पे हमें करने पड़े। सिंपल सा मतलब है, आप सोसाइटी में रहते हो, है ना, आप सोसाइटी में रहते हो, मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे 20 फ्लैट है, आप वहाँ पे रहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके घर के रूल्स भी जानने हैं, साथ ही साथ सोसाइटी के जो रूल्स है उसे भी आपको मानना पड़ेगा। अगर सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के रूल्स को भी यहाँ पे कंसिडर करके चलना पड़ेगा। यही कह रहे हैं वहाँ पे कि अदर्स वेर इम्प्लीमेंटेड, जो इंटरनेशनल एजेंसीज है जो चाहती है कि पूरे वर्ल्ड में स्टेबिलाईजेशन बनी रहे, लोग खुशहाल रहे, डेवलपमेंट बनी रहे और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बने रहे, तो उनके तहत भी जो चेंजेस यहाँ पे हुए, जो रूल्स रेगुलेशन है उनको भी हमें, जो मेजर्स है उनको भी हमें अपनाना पड़ा। The major trade liberalization measures enacted in 1991 marked a significant break from past years largely protectionist trade policies. तो 1991 से पहले हम लोग बहुत प्रोटेक्शनिस्ट थे। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार बता दूं कि प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या होता है। सरकार क्या करती है, सरकार यहाँ पे ये कोशिश करती है कि जो भी उसके घरेलू इंडस्ट्रीज है, जाए जो भी ऐसी कंपनीज है जो हमारे इंडिया में है, उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाती है। फॉरेन के लोग, इसका ऐसा ना हो कि सारी फॉरेन की कंपनीज हमारे इंडिया में आ जाए और हमारी खुद की इंडिया की कंपनी जो है वो बंद हो जाए, नहीं, तो उनको, उनके बारे में भी सरकार यहाँ पे सोचती है, उनके प्रोडक्ट्स भी बिकने चाहिए, इसलिए सरकार प्रोटेक्शनिज्म लगाती है। और जो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आ रही है उनके ऊपर हाई टैरिफ्स लगाती है या टैक्सेस लगाती है, इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाती है। तो ये सारी वजह से, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारे घरेलू जो बिजनेसेस है उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं और जो फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाते हैं और हमारी जो घरेलू कंपनीज है वो यहाँ पे बच सकती है। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज लगाई, है ना। The present trade policy reforms appear to have been led primarily by concerns about Indian economy's globalization, strengthening industry competitiveness, and an adverse balance of payment scenarios. तो अभी की जो ट्रेड पॉलिसी में हमने रिफॉर्म्स लाए थे, तो उनकी जरूरत क्यों हमें पड़ी थी, क्योंकि वहां पे जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जिनको हमें टैकल करना था। कौन से थे कि इंडियन इकोनॉमीज ग्लोबलाइजेशन, है ना, तो इंडियन इकोनॉमी को हमें ग्लोबलाइज करना था, इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाना था, और उसके साथ साथ जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन थी कि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जो था वो बहुत बढ़ रहा था, हम जो लोन पे लोन लिए जा रहे थे उसको भी यहाँ पे हमें कम करना था। फिर यहाँ पे बात आती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 15-20 की पॉलिसी जो है ना, ये बुक जो हमारी, ये जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, 2023 की एडिशन की है ना। उसके बाद का जो एडिशन है ना अभी, वो अब तक मैंने बहुत ढूंढा लेकिन अब तक मुझे मिला नहीं। तो ये अभी की करंट पॉलिसी जो है ना आपकी, वो 2023 में आई थी। जो, सॉरी एक सेकेंड,
तो जो एफटीपी आपका करंट है ये 15-20 के लिए था। उसके बाद कोविड की वजह से एक नया पॉलिसी नहीं बन पाया, तो 2023 में एक नई पॉलिसी आई थी, ठीक है। लेकिन आपके बुक में आपका वो अपडेटेड बुक में आपकी ये 2015-20 की दिखाई दे रही है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप ये 2020 जो बुक में है अभी 15-20 की, उसके बारे में ही लिखेंगे। अगर कुछ अपडेशन आता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ऑन April 1, 2015 द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो 2015-20 में हमारी सरकार ने एक नई एफटीपी लाई थी, इन लाइन विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। उसके साथ साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी लाया था। अब मेक इन इंडिया क्या है ना, आपको नाम से अगर आपने कोई चीज ऐसी खरीदोगे ना, मान लीजिए कपड़े खरीदो या कोई भी, तो वहां पे लिखा हुआ है ना मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेक इन इंडिया। ये कभी कभी हमारे जो घरेलू उत्पाद होते हैं उनको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए मैं मेक इन इंडिया के तहत ये पॉलिसी सरकार ने लाई थी। तो मेक इन इंडिया के तहत क्या हुआ करता था ना कि सरकार क्या करती है, सरकार चाहती है कि हमारे जो भी घरेलू उत्पाद है, जो भी हमारे बिजनेसेस यहाँ पे चल रहे हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा बढ़ावा मिले, उनका प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे बढ़े। तो इसको शुरू ना इस हमारी सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी मेक इन इंडिया। तो ये एक्चुअली दो फ्रेंड्स ना, मेक इन इंडिया 2014 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। इसकी जो पॉलिसी बनाई गई थी मेक इन इंडिया की, वो 2014 से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो हमारी सरकार चाहती थी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं, जो भी हम तो प्रोडक्शन करते हैं या जो भी डिजाइन हब हम लोग बनाते हैं, तो उनको हम ग्लोबली यहाँ पे लेके जा सके ना, ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो पहचान यहाँ पे बन सके। इसके साथ साथ हम लोग इनोवेशन को भी यहाँ पे बढ़ावा दें, नई नई टेक्नोलॉजीज लाए, नई नई रिसर्च करें, इनोवेशन करें। उसके साथ साथ एक बेस्ट इन है ना, एक बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना सके। ये सारी जो सरकार की इच्छा थी कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन का यहाँ पे हम लोग एक पार्ट बने, है ना। लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं, तो उस लेवल के जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम हमारे देश में बना सके। उसके साथ साथ क्या हो सके, हमारे देश में एफडीआई भी आए, है ना। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएंगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कंपनीज हम लोग बनाएंगे, तो लोग ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे फॉरेक्स जो फॉर इन्वेस्टर्स है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एफडीआई करेंगे। फिर हमारे जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब जो यहाँ पे घरेलू बिजनेसेस है, उनको यहाँ पे इनकरेज किया जाता है। उसके साथ साथ हमारे मतलब सिंपल सा है कि आपको एक ग्लोबल सप्लाई चेन का यहाँ पे पार्ट बनाना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें हमारे देश में बना के बेचनी है, ठीक है। फिर आगे आ रहा है कि एफटीपी, ये मेक इन इंडिया अगर इन डिटेल में हम लोग और जानने की कोशिश करें ना, तो मेक इन इंडिया के तहत क्या होता है ना कि सरकार यहाँ पे ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, आसानी दे देती है यहाँ के बिजनेसमैन को कि आप चीजें आसानी से बनाओ। आपको हम रूल्स रेगुलेशंस में कंसेशन देंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन में कंसेशन देंगे, आपको अगर लाइसेंस चाहिए उसके लिए आपकी जो प्रोसेस है वो ईज ऑफ ईजी कर देंगे, हर काम आपका ईजी कर देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी किसी भी काम के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा। और जो पैसा यहाँ पे बचा है उससे उसे आप प्रोडक्शन पे लगा सकते हो, जिसकी वजह से प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है। फिर द एफटीपी ऑफ 2015 provides a framework for promoting goods and service exports as well as employment generation and value addition in the economy। तो अगर एफटीपी हमारी अच्छी होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा हुए तो मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा की वजह से क्या होगा कि लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी तो इनकम बढ़ेगा और वैल्यू एडिशन यहाँ पे इकोनॉमी में होने वाला है। फिर द न्यू स्ट्रेटेजी एम टू हेल्प बोथ द इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर विद अ स्पेसिफिक एम्फासिस ऑन इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ना वही कह रहे हैं कि जो नई एफटीपी पॉलिसी यहाँ पे लाई हमने, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे बढ़ गया है। वही मैंने बोला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब क्या होता है कि आपको आसानी दी जाती है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दे दी जाएगी, आपके लिए रूल्स आसान बना दिए गए। आपको जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, आप आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं है हर जगह पे। आप डिजिटल जो आपके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होते हैं वो डिजिटली हो रहे हैं आजकल। आपको मान लीजिए अगर आपको किसी स्कीम के तहत ही, अब ये बात चल रही है यहाँ पे मेक इन इंडिया मतलब प्रोडक्शन की, मतलब इंडस्ट्री लेवल की। तो अगर आपको किसी स्कीम के तहत आपको किसी बेनिफिट लेना है, आपने पहली बार बेनिफिट लिया है, तो आपका जो बेसिक डेटा होता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका नेम हो गया, आपका यूआईडी हो गया, या आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ये बेसिक चीजें आपकी एक बार अगर रजिस्टर हो जाती है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे स्कीम के तहत यहाँ पे बेनिफिट लेने जाते हो, तो आपको ये बेसिक डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेगी, है ना। आपका वो काम कम कर दिया। मतलब हर तरीके से आपको आसानी दे दी गई है कि आप लोग बस प्रोडक्शन करो, है ना। बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे, बाकी चीजें गवर्नमेंट देख लेगी, आपको बस प्रोडक्शन करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इस बात की यहाँ पे जो है ना जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है।
फिर the FTP aim to increase the India's merchandise and services export from $465 billion in 2013-14 to $900 billion by 19। तो बोल रहे हैं कि सरकार का एक एफटीपी, ये जो हमारी एफटीपी हमने बनाई है, कि उसका एक ध्येय है, कौन सा है, कि जो मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज मतलब चीजें, गुड्स जिसे हम छू सकते हैं, और सर्विसेज सर्विसेज जो जिसे हम छू नहीं सकते हम देते हैं, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, बैंकिंग, ये सर्विसेज है। तो इन सब का एक्सपोर्ट जो अभी कितना है, अभी 2013 में कितना था, तो $465 बिलियन था। अभी 2019 में हमें कितना करना है, तो $900 बिलियन, मतलब लगभग दुगना करना है यहाँ पे एक्सपोर्ट। इट ऑल्सो एम टू इंक्रीज द इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट फ्रॉम 2% टू 3.5%। तो एक्सपोर्ट, तो इंडिया का एफटीपी का और एक टारगेट क्या है, कि जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है, हम लोग जो चीजें बना के दूसरे देशों को बेचते हैं, जो अभी 2% है, उसे बढ़ा के 3.5% यहाँ पे करना है। फ्रेंड्स, फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंडिया के लिए इतना जरूरी है, क्योंकि आजकल ना हर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड होता है, चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो। तो अगर फॉरेक्स रिजर्व आपके पास कम है, तो आप जो आपकी जो डिमांड है, नहीं है आपकी, जो हम बोल सकते हैं कि जो एक मैच्योरिटी, आपकी जो एक इज्जत है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो अपने आप कम हो जाती है। तो हर देश चाहता है कि उसका फॉरेक्स रिजर्व जो है ना वो बढ़े, और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए हमारी सरकार इतना इतना कंसेशन देती है, जो भी कंपनीज है या जो भी एमएसएमईज है, उन सबको इतना कि आप लोग बस प्रोडक्शन करो, आपको हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जब भी, अभी आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई यहाँ हमारे पीएम है, जो मनमोदी सर, पीएम हमारे जो मोदी सर है, या फिर जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, वो जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, तो वो ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में आ रहे हैं, या जो भी हमारे बिजनेसमैन आपके आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप उनको आसानी देंगे, आप उनको रूल्स रेगुलेशंस में आसानी देंगे, कस्टम ड्यूटी में आसानी देंगे। तो ये सारी चीजें पहले से डिसाइड होती है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे एक्सपोर्टर है, उनको कोई परेशानी ना हो, और वो आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे बेच सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेक्स रिजर्व हमारी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बोल रहे हैं कि दिस स्ट्रेटेजी सीक्स टू एम्पावर इंडिया टू अडेप्ट टू न्यू एक्सटर्नल चैलेंजेस while keeping in step with the rapidly evolving external trade environment and to make trade a significant contributor to the nation's economic growth and development। अब बोल रहे हैं कि एफटीपी के तहत हमें ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाया है कि वो हमारे देश को एक स्ट्रांग बनाएगा, कैपेबल बनाएगा, कि जब भी कोई एक्सटर्नल चैलेंज आता है, जैसे कि 1990s में हमने देखा लास्ट पार्ट में, कि चैप्टर नंबर 7 में, कि कैसे कुवैत और ईरान की वजह से, ईरान में जो युद्ध हुआ, उसे भी हम लोग झेल नहीं पा रहे थे, उसका भी हमारी इंडिया पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो ऐसे एक्सटर्नल चैलेंजेस अगर आ जाएंगे, तो हमें उसको भी हमें संभालना है, और उसके साथ साथ हमें एक्सटर्नल ट्रेड को भी बढ़ावा देना है ना। अगर रास्ते में चलना है, अगर पत्थर लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, हमें आगे वैसे बढ़ना है, उसी स्पीड के हिसाब से बढ़ना है। ठीक है, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। The FTP 2015-20 excluded included न्यू स्कीम्स। तो ये जो 2015-20 की एफटीपी थी, तो उसमें दो नई स्कीम्स को यहाँ पे लाया गया था। कौन सी थी? द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम फॉर एक्सपोर्टिंग डिफाइंड प्रोडक्ट्स टू डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशंस, एंड द सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ डिजाइन सर्विसेज। तो दो स्कीम थी, कौन सी स्कीम थी? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, एमईआईएस, और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, एसीआईएस। तो इसको अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो एमईआईएस मतलब मर्चेंडाइज, मतलब गुड्स, गुड्स और सर्विसेज। आपने कार बनाई, आपने मोबाइल बनाया, आपने लैपटॉप बनाया, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप छू सकते हो। सर्विस मतलब जिसे आप छू नहीं सकते हो, जिसका आप लोग लाभ उठाते हो। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये कुछ सिलेक्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि हम सिलेक्टेड देशों को बेचते हैं, उसके लिए यहाँ पे एमईआईएस को लाया गया था। ठीक है, तो एमईआईएस में एक्चुअली होता क्या है ना, कि ये ये सारी पॉलिसी जो होती है ना, वो सिंपल सा मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये स्कीम भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बनाई गई थी। तो इसमें क्या होता है ना, ये बनाई गई थी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव मतलब उनको एक तरीके का लाभ यहाँ पे दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। एक बार नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, कि उनको यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, इसके फॉर्म में यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है। अब ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या होती है? अब ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको फोटो दिखा दूं जो मैंने ली है इंटरनेट से। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए, ये होता है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। एक सर्टिफिकेट होता है, जिसे आपको दिया जाता है, जो डीजीएफटी हमारा ऑफिस है, जो ट्रेड ऑफिस है, उससे हमें ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि
ये देखिए, ये यहाँ पे पेन का थोड़ी प्रॉब्लम है कि नेम ऑफ द है, किस किस ऑफिस ने इसे इशू किया है, फिर यहाँ पे नेम जो इसे रफ किया है ब्लैक में दिखाई, एड्रेस और नेम जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्सपोर्टर का होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसे रफ किया है। फिर आगे आप देख सकते हो कि एक्सपोर्टर टाइप क्या है, फाइल नंबर ट्रांसफरेबल है या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे ये जो रेड लाइन में यहाँ पे बॉक्स बनाया कि ड्यूटी क्रेडिट कितनी की है, अब ये इस पर्टिकुलर फील्ड का मतलब क्या होता है कि अब ये जो 1 करोड़ 60 6 लाख ये जो अमाउंट है ना यहाँ पे, तो इस ये पर्टिकुलर इस अमाउंट तक उस कस्टमर को, उस एक्सपोर्टर को टैक्स में कंसेशन मिलने वाला है। ठीक है, ये होता है इसका पर्टिकुलर मीनिंग। तो ये एक सर्टिफिकेट होता है, जनरली ये ई सर्टिफिकेट होता है जिसे हम एक्सपोर्टर को देते हैं, और इसे यूज करके एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, जो भी कस्टम ड्यूटी उसे पे करनी पड़ती है, या जो भी उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो भी जीएसटी वहां पे भरना पड़ता है, या जो भी टैक्सेस किसी भी फॉर्म में हो, अगर टैक्सेस उसे पे करने पड़ते हैं, तो उस टैक्सेस को वो ड्यूटी फ्री जो आपने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप है उसके अंडर उसे दिखा के वो उस टैक्स से कंसेशन पा सकता है ना, उतने अमाउंट तक उसे कंसेशन मिलेगा। ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश से चीजें मंगाती है, रॉ रॉ मटेरियल मंगाती है, तब हमारी सरकार उस पर एक टैक्स लगाती है इंपोर्ट करते समय, जिसे हम कस्टम टैक्स बोलते हैं। फिर होता है आपका एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जब कोई दो घरेलू कंपनी, इंडिया की खरीदने वाला भी इंडिया है और बेचने वाला भी इंडिया में है, तो ऐसे में जब कोई कंपनी अगर रॉ मटेरियल खरीदती है तो उस पर हम लोग एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, और जीएसटी सबको पता है। तो ये सारी जो टैक्सेस होते हैं उनमें कंसेशन दिया जाता है इस स्कीम के तहत, है ना, 2 या 5% तक, है ना, 2 या 5% तक यहाँ पे कंसेशन मिलता है टैक्सेस में। फिर आता है आपका सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो जो कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना है कि यहाँ पे आप लोग गुड्स को बेचते हो या खरीदते हो, एक्सपोर्ट करते हो, या यहाँ पे आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, वही लाभ यहाँ पे भी आपको मिलता है कि अगर आप लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो तो जितना आपको यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिला है उसके तहत आप लोग जो सर्विसेज में आपको इम्पोर्ट ड्यूटी दी है या एक्सपोर्ट ड्यूटी दी है, सॉरी, इम्पोर्ट ड्यूटी दी है या एक्साइज ड्यूटी दी है, तो यहाँ पे आपको उन सारे टैक्सेस में यहाँ पे कंसेशन मिलने वाला है। सिंपल सा मतलब है दोनों स्कीम का कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। अगर टैक्स आप लोगों का टैक्स बचेगा तो वो पैसे बचेंगे, जिसकी वजह से वो पैसे आप प्रोडक्शन में लगाओगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, यही मतलब होता है सरकार की एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे, है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की सरकार बहुत कोशिश करती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक बार क्विक से रिवाइज कर लेंगे इसे। तो हमने देखा था कि हाँ, एफटीपी पॉलिसी क्या होती है। एफटीपी पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो ये रूल्स रेगुलेशंस बनाती है कि कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत जरूरी होती है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या हुए 1991 में। हमने देखा कि 1991 तक हम लोग किस ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाया था, तो हम अपना गुजारा कैसे करते थे, हम लोग हाई तरीफ लगाते थे और टैक्सेस लगाते थे। फिर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया था, फिर हमें ये समझ में आया कि नहीं ये गलत है, हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ानी पड़ेगी। फिर हमने लिबरलाइज कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट को हमने यहाँ पे लिबरलाइज कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन मेजर्स लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी जो थी अब काफी हद तक कॉम्पिटेटिव बन चुकी थी। फिर क्या हुआ कि अलग अलग यहाँ पे हमने रूल्स बनाए, हमारे घरेलू रूल्स भी थे, उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एजेंसीज थे उनके रूल्स भी हमें यहाँ पे मानने पड़े। फिर जो ट्रेड लिबरलाइजेशन हमने यहाँ पे किया उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला, और जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड थी वो भी यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत अपनाए रखी थी। फिर बोल रहे कि एक कंसर्न क्या थी, कंसर्न कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन को अपनाए, कि हमें इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटेटिव बनाना है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम थी, हमारी जो करंट अकाउंट डिफिसिट था, कैपिटल अकाउंट डिफिसिट था, वो हमें यहाँ पे कम करना था। फिर हमने देखा कि एफटीपी एफटीपी अभी करंट आपकी की 2023 की है, लेकिन अगर बुक में आज जो अपडेटेड बुक नहीं है आज तक मैंने देखा एडिशन का, तो अभी भी यहाँ पे 2015-20 की आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया की भी शुरुआत की। मेक इन इंडिया मतलब क्या, आपको प्रोडक्शन अपने देश में करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करनी है और दूसरे देशों को बेचनी है, ग्लोबल सप्लाई चेन का यहाँ पे पार्ट हमें बनना है। फिर देखा हमने कि एफटीपी को बनाने के क्या सरकार का एम क्या था, कि सरकार चाहती थी कि जो एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज सेक्टर का हो या चाहे मर्चेंडाइज को, वो हमें बढ़ाना है, दुगना करना है 2019-20 तक। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है कि दो स्कीम के बारे में हमने देखा कि एमईआईएस क्या होता है और एसीआईएस क्या होता है। तो एमईआईएस मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, और एसीआईएस मतलब सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ऐसी स्कीम से ये जो भी एक्सपोर्ट लोग, हाँ, जो भी एक्सपोर्टर है हमारे, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये स्कीम बनाई गई है कि आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों अगर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को ड्यूटी क्रेडिट स्लिप यहाँ पे दी जाएगी, जिसको यूज करके आप जो कस्टम ड्यूटी है, जो टैक्सेस है, जो एक्साइज ड्यूटीज है, उससे आप लोग यहाँ पे राहत पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।